गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में। कार्य ऊर्जा शक्ति में हम पढ़ रहे थे ऊर्जा संरक्षण के बारे में। ऊर्जा संरक्षण के अंदर हमने देखा था कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? मोटर के द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर, और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा माइक्रोफोन, और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर। अगला लिखो आप विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, इसी में लिखोगे आगे, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है भाई? बैटरी। क्या लिखोगे आगे? बैटरी। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सेल एवं बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सेल एवं बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है? कोयला। कोयला रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलेगा? रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कोयला यानी ईंधन, तो ईंधन ही है, तो कोयला आगे लिख दो, ब्रैकेट लिख देना, ईंधन, कोयला। रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। अगला लिखो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। मोमबत्ती। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में मोमबत्ती। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या हो गया भाई? मोमबत्ती। ठीक है। अगला लिखो आप यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? सितार, गिटार, स्कूल में छुट्टी होने वाली घंटी, टन टन टन, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि। हाँ लिखो सितार एवं गिटार, वाद्य यंत्र है ना भाई, सितार एवं गिटार। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में पवन चक्की। लिखो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? पवन चक्की। हारमोनियम में देखो पवन ऊर्जा को आप ध्वनि ऊर्जा में बदल सकते हो, लेकिन वह कंप्रेशन के साथ वायु दी जाती है, वो बांसुरी में भी होता है। पवन दिया, वायु दी, ध्वनि आई, तो उसमें भी होता है। और कोई मेन जो रह गया हो? हाँ देखो के सौर ऊर्जा के लिए लिखो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर पैनल। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत, अरे लिखो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर पैनल। और प्रकाश ऊर्जा जब गिरती है तो उष्मा भी उत्पन्न करती है,
ये होती है सेल सोलर कैथोड प्लेट होती है ना, ये टेक्निकल आता है, इसमें नहीं आता है। आपने देखा होगा पहले कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी उस पे, जो पानी गर्म करने वाली टंकियां सी लगाई थी लोगों ने ऊपर सोलर वाली, जिसमें सूर्य की किरणें आके उसके ऊपर गिरती है, पानी गर्म होता है, नीचे नल में पानी क्या आता था गर्म। फिर वो क्या हुआ कि भाई ये तो प्रकाश की किरणें गिरेगी तो गर्म आएगा, जब 3 दिन से सूरज निकला ही नहीं है तो क्या करेगा, वो कोई काम का नहीं है। तो इसलिए उसको धीरे धीरे प्रयोग में लेना क्या कर दिया, बंद। फिर सोलर प्लेटों का बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने कि भाई घरों पर सोलर प्लेटें लगाओ तो हम आपको सब्सिडी देंगे। पहले सब्सिडी काफी ज्यादा थी, अब सब्सिडी उन्होंने क्या कर दी, काफी घटा दी। और अब तो बहुत सारे एरियाओं के अंतर्गत सब्सिडी बंद कर रहे हैं, क्या तू लगा रहा बिल तेरे नहीं आएगा, मैं क्यों दूं सब्सिडी। पहले इसलिए दी कि इससे लोगों में अवेयरनेस फैले, ताकि हाँ यार इसने भी छत पे लगा रखी, इसने भी लगा, मैं ही छत पे लगा लूं। तो वो नहीं तो क्या, किसी ने नहीं लगाई इसका मतलब कोई फायदे की चीज नहीं होगी। तो ये मामला था। इसमें भी दो प्रकार से होती है सोलर, एक ऑन लोड एक ऑफ लोड। ऑन लोड होता है सप्लाई आई सीधी सरकार को दी कि भाई इतनी यूनिट आई, हमने आपको इतनी यूनिट दिया है, सरकार ने वापस कितनी यूनिट दी है वो देख लो, तो जो बच्चे का बैलेंस का बिल भरना आपको। एक ऑफ लोड होता है कि सरकार से लेना देना नहीं है, जो आई बैटरी में इकट्ठी कर ली, बैटरी से वापस अपने काम में ले ली, वो है ऑफ लोड। ऑन लोड है मतलब हम गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट हैं, कि सोलर लगाया और तार कहाँ दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया कि हमारे पास बैटरियां नहीं है। तो लोगों को ये आइडिया सबसे ज्यादा पसंद है, शहरों में यही चलता है सब कुछ। ये आइडिया पसंद क्यों है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी लगती है, बैटरी की। खराबी कौन होता है, बैटरी। अब उन्होंने कहा ये मामला खत्म। जो प्लेट आती है, तो सोलर प्लेट कितने साल की वारंटी होती है, 5 साल की। और 2 साल में कैलकुलेशन ये होती है इसकी कि 2 साल में यदि आप शहर में रह रहे हैं और आपका लाइट का बिल खर्चा है बेटा हो रहा है, तब आपको सोलर प्लेट लगा लेनी चाहिए। यदि 4 साल में हो रहा है फिर नहीं लगानी चाहिए, उतना ब्याज भी बढ़ जाता है। फिर 2 साल में होती है तो लगा लेनी चाहिए, 5 साल तो वारंटी होती है, और चलती तो 8-10 साल आराम से है वो, कितनी भी हो, लेकिन वारंटी तो 5 साल है। तो आप कैलकुलेशन उस हिसाब से करोगे ना, वारंटी तक में। कैलकुलेशन कहां तक करोगे, वारंटी तक। ये मामला है। चलो ये तो देख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की है। इसमें है महान प्रभु, आप आ चुके हैं, आप ठीक से बैठ जाइए। आपके आने के लिए बहुत स्वागत हुआ, सबने अपना बैग हटाया, लेकिन फिर भी आपको चैन पड़ा नहीं। अब हम पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। है मान परमात्मा, आप किधर हैं, आप मुझे परेशान करने पे तुले हुए हो कि क्या मामला क्या है। तुम, मैं पहले आप अपना टारगेट बताओ, फिर मैं मेरा टारगेट बताता हूं, और मेरा टारगेट आपसे ज्यादा ही अच्छा हो निकलेगा। तो इसलिए बातें नहीं करें, शांति प्रिय ढंग से रहें, ताकि मैं आराम से कंसंट्रेट होकर पढ़ा सकूं। क्या चाहिए, मैं थप्पड़ मारूंगा अब, इतनी देर आत्मा और परमात्मा बहुत हो गई। ये बोल रहे ना पीछे क्यों, पड़ोसी देख दे रहा। ई के बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। देखो कि हमारे पास गतिज ऊर्जा है E बराबर 1/2 mv²। आप गतिज ऊर्जा को एक ये भी लिख सकते हैं, P बराबर क्या होता है, mv होता है कि नहीं होता है, P बराबर mv। तो बताइए V बराबर क्या है, P/m। तो गतिज ऊर्जा है वो 1/2 × m × P/m गुणा P/m। m से m क्या हो गया, कैंसिल। 1/2
पी स्क्वायर बटा एम। तो ये हमारे पास है गतिज ऊर्जा का 1/2 पी स्क्वायर बटा एम। अब P हमारे पास क्या है, संवेग। तो आप ये कह सकते हैं, एक तो लाइन में ये कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा है जो वेग के वर्ग के समानुपाती है। सही बात। इसका मतलब ये भी होगा कि वेग है जो गतिज ऊर्जा के वर्गमूल के समानुपाती है। ऐसा मैं ये क्यों माथाफोड़ी कर रहा हूं, क्योंकि कई सवाल ऐसे दिए जाते हैं, गतिज ऊर्जा का मान ये से बढ़ के ये हो गया, तो बताओ वेग कितना बढ़ा, तो वहां अनुपाती कहां में लेना पड़ता है। और दूसरा संवेग के साथ कहोगे तो E समानुपाती क्या हुआ, पी स्क्वायर। इट मींस P समानुपाती क्या हो गया भाई, √E। और ये सबसे जरूरी चीज होती है, इन दोनों के बीच में संबंध हमें ध्यान होना चाहिए। 1/2 mv स्क्वायर तो होता है, और संवेग का लॉजिक लगाए तो 1/2 पी स्क्वायर बटा एम भी क्या होता है, गतिज ऊर्जा ही है। जहां m क्या है, द्रव्यमान, v क्या है, वेग, p क्या है, संवेग, और E क्या है, गतिज ऊर्जा। तो m हमारे पास है द्रव्यमान, v क्या है, वेग, p क्या है, संवेग, और क्या भाई, E गतिज ऊर्जा है ही। ये तो गतिज ऊर्जा ही, क्या कहना है। लिखो, ऑनलाइन वालों का टेस्ट कब होगा, शाम तक पीडीएफ अपलोड कर देंगे भाई। टेस्ट ठीक था, पूरे थर्ड थे ना, ना पूरा नहीं मिले, पूरे मिलेंगे तो फिर वो स्टाफ नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे मिलेगा। पेपर बनाने वाला सदैव अलग होगा, पढ़ाने वाला सदैव अलग होगा। इससे उन दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। पेपर टॉपिक के हिसाब से वो बनाएंगे, और यदि मेरे हिसाब से तो सारे नहीं है, आप पढ़ के आए हैं तो आपको इसलिए लगे होंगे, सारे हो गए होंगे। और मेरा ये उनको कहना था, मैं अपना इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ क्या था इंस्ट्रक्शन, क्यों मैं तो कल इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ। मैंने कहा पेपर ऐसा होना चाहिए जो रेलवे के स्टैंडर्ड पे हो, पहला सवाल। दूसरा है, इसके लिए आप आधे सवाल के लगभग आप किताब में से ले सकते हैं, आधे सवाल आपको इस अपनी किताब में से नहीं लेने हैं। रेलवे में आए हुए सवाल वैसे ही हो, लेकिन अपनी किताब से नहीं हो, मतलब रेलवे का भी नहीं हो कोई दूसरा, लेकिन ऐसा सवाल रेलवे में आता है वैसा हो, ये लेना चाहिए। ये उनको विशेष इंस्ट्रक्शन थे, मेरे हिसाब से इसकी पालना हुई होगी, और नहीं हुई है, और ऐसा नहीं है तो एक बार आप देखना, क्योंकि ऐसा है कि आपको यदि टॉपिक आता है तो आपको लगता है सारा वही है मैं मामला ये, तो इसलिए एक बार आप मिलान करना, पर्सन मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि हैं आधे तो मिलेंगे, आधे तक तो मैंने छूट दे रखी ना मैंने, ज्यादा है तो भाई ठीक नहीं है ना, फिर आज नंबर आएगा उनका भी वापस। एक क्वेश्चन ऐसा हुआ होगा जो आपसे हुआ नहीं, किताब से बाहर था एक ही केवल, कि किताब टाइप बाहर था, सवाल डिटो ही सेम था सारे। गुरुजी ने पढ़ाए, उससे पूछा, उसे कोई लेना देना नहीं। मैं पहली बात देखो, पेपर बनाने वाला गुरुजी नहीं थे, ये जो सेम आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये हमेशा, मैं इलेक्ट्रीशियन का पेपर लेता हूं ना, तो मैं जो पढ़ाता हूं तो मैं पेपर नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं पेपर बनाते समय वही सवाल डालूंगा जो मैंने पढ़ाया है, बाकी सवाल मेरे से डाला ही नहीं जाएगा, इसलिए पेपर मैं नहीं बनाता। मैं तो जो पढ़ाता है वही पेपर बनाएगा, तो फिर वो वही सवाल डालेगा जो उसने पढ़ाया है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी तो है ना, वो तो फिक्स है, उसमें कैसे चेंज करो। इसलिए मैं कहता हूं पेपर बनाने वाला पूरे अलग हो, पढ़ाने वाले पूरे ही अलग हो, ताकि उनको मालूम नहीं होना चाहिए क्या पढ़ाए, उनको ये मालूम होना चाहिए इस टॉपिक में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, पढ़ा दिया और आपसे हो गए तो बहुत बेहतरीन बात है, और नहीं हुए हैं और या उन्होंने नहीं पढ़ाया है तो ये आप सर से पूछोगे ऐसा सवाल नहीं पढ़ाया,
तो वो, हाँ, जो वो इसलिए दोनों अलग अलग है। पेपर मैंने आपको पहले ही कहा था जोधपुर से बन के आता है, और संजय सर वैसे भी छुट्टी पर हैं, तो इनका वैसे भी कोई ताल्लुकात है नहीं आपस में। पेपर का कभी भी, मेरा ही खुद का पेपर का ताल्लुकात नहीं होता है। पेपर का मामला ऐसा है। पेपर जब भी आपने मुझे कल परसों सवाल दिखाया, मैंने देखा था कौन सा सवाल है, हैं? अरे चुप, हाँ, क्या कह रहे हैं? पेपर सरल था? अरे दादा, पेपर सरल नहीं, पेपर ऐसा है कि इस टॉपिक से संबंधित सवाल पूछे ही ऐसे जाते हैं। आप खोल के देख लो ना टॉपिक, तो रेखा तथा कोण तो टॉपिक ही सरल है। बहुभुज टॉपिक इतना सरल है नहीं है। वर्त त्रिभुज इतना सरल नहीं है ना, जितना रेखा तथा कोण और बहुभुज है। तो वो चतुर्भुज तो टप आएंगे। तो सब को टॉपिक सेम सरल नहीं होते हैं, सब टॉपिक टप नहीं होते हैं। अब आप मेरे से भिन्न संख्या का पेपर बनाओगे तो टप क्या बनाऊंगा उसमें? टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा मामला है। बाकी तुम्हें अच्छा लगा, आसान लगा, बहुत बढ़िया बात। नहीं लगा तो मुझे कोई खराब नहीं लगेगा। पेपर मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आपके रेलवे के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही पेपर आपके जारी होंगे सारे। रेलवे की स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए पेपर जारी होंगे। जहां भी ऐसा नहीं हुआ आप मुझे बता देना, दूसरे दिन हम वापस ही करवा देंगे अगला पेपर जो आएगा, क्योंकि पेपर तो लंबे टाइम तक चलेगा ना भाई। तो इसलिए ये ध्यान रखें, क्योंकि पेपर बनाने वाली टीम है, 2 आदमी हैं, वो अभी बना रहे हैं। टाइपिंग करने वाला टाइपिंग कर रहा है, तो वो दोनों अलग आदमी हैं, और उनको रेलवे के पेपर से सब कुछ लेना देना है, तो पता रहता है कैसे सवाल पूछा जाता है। जो टॉपिक सरल है उसका पेपर भी क्या बनेगा, सरल ही बनेगा। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि कोई टॉपिक का नाम लिया, रीजनिंग में कोई मान लो कोई टॉपिक का नाम ले लिया, ब्लड रिलेशन, आपको सारा ही आता है, तो अब कोई सवाल कैसे बनाओ, सारा आसान ही है। सीरीज बनाई, सीरीज आपसे सारी हो गई तो आसान है, 4 नहीं हुई तो वो नहीं हो रही है, तो ऐसा है मामला। और आसान लग रहा है तो इसके 2 कारण है। एक तो कि आसान आपको लग रहा है तो आप खुद निश्चित रहो कि ये टॉपिक आपने पढ़ के आए हो। बिना पढ़े तो किसी को पहली बार देखते ही तो लगा नहीं आसान, खुद तो पढ़ गया तभी आसान लगा होगा। बात तो सीधी सी कायदे की बात है। तो ऐसा है मामला है। क्या है? ऐसा है अरविंद केजरीवाल के चेले। अरे तो रुक जा, तेरी दिक्कत क्या है? तूने मेरे से सवाल पूछा था, ठीक है, तू 4 जनों को और बिजी कर रहा है। एकदम चुप, मैंने खुद ने देखा ना, तब कह रहा हूं। ऐसा है कि आपके पेपर रेगुलर हैं, आप इसी रेगुलर के हैबिट के साथ पढ़ना। जो सवाल, जिन बच्चों से जो जो सवाल नहीं हुआ है, उन सवाल में ये जरूर ध्यान देना घर जाके कि ऐसा सवाल में क्या है, मेरे से हुआ क्यों नहीं। यदि ये आपने ध्यान दे दिया तो ये कमी दूर हो जाएगी, और जितनी आप कमी दूर करते जाओगे उतने आप थोड़े अच्छे होंगे। और जिसने लगातार रूप से सारे पेपर देख के गया है वो निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छे झंडे गाड़ के आएगा, ये निश्चित है। क्योंकि इतने सारे परीक्षाओं से जो गुजरा हुआ बंदा है, वो तुरंत वो परीक्षा से, कोई भी परीक्षा से घबरा नहीं सकता, क्यों, जो इतने से गुजरा हुआ है। तो इसलिए आप आराम से दें, तसल्ली से दें। आपको किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ ईमानदारी रखते हुए परीक्षा दें। ये आपकी खुद की जांच है, आपका भविष्य टिका हुआ इसके ऊपर, और इसलिए इसके बारे में मेरे से कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी नहीं। कभी आपको ऐसा लगे कि पेपर का स्टैंडर्ड सही नहीं है, तो इसका 2-3 कारण है। तो एक तो यदि पेपर आपको पता चले टॉपिक आसान है तो आसान है, टॉपिक ही टफ है तो सवाल भी टफ हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो वो तो एक टॉपिक पर डिपेंड करता है, वो अलग मामला है। दूसरा मामला है कि सवाल ऐसा रेलवे में आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं तो सही चल रहा है। और फिर भी यदि कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आप जरूरी रूप से हमें, हमारे तक सूचना पहुंचा दें,
ताकि अगले जो दूसरे दिन टेस्ट देना होगा उसमें इस प्रकार की गलती नहीं मिलेगी। पहली बार तो हो ही सकती है, तो दूसरे दिन आओगे तो इस प्रकार की गलती नहीं मिलेगी। और वैसे मिलने की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जिन कैंडिडेट को मैंने अब की बार ये पेपर का जो दिया है पूरा कि भाई पेपर आपको लेना है, वो हमारे संस्थान के अंतर्गत जो काम करते हो अच्छे रेपुटेड आदमी है और सब्जेक्ट की बहुत अच्छी गहरी नॉलेज है और बीटेक किए हुए हैं, पिछले 10 साल से पढ़ा भी रहे हैं और मेरे साथ लगातार रूप से, तो इसलिए बहुत ज़्यादा त्रुटियों की संभावना है नहीं जिनको मैंने दिया है। क्योंकि हर बार मुझे क्या है कि इसमें टीम बनानी पड़ती है। वो है मैकेनिकल इंजीनियर से, तो मैंने कहा अभी ट्रेड तो आप पढ़ा नहीं रहे हो किसी को, तो आप ये पेपर बनाओ। ऐसे ही तो देना पड़ता है ना भाई, आदमी को बिजी तो रखना ही पड़ता है। तो इसलिए आपको भी ध्यान से टेस्ट देना। कल आपका किसका, रीजनिंग का ना और बायोलॉजी का, वो ध्यान रखना। अब बात मत करो, सबसे बड़ी एलर्जी इसी चीज से है। अच्छा, गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल लिखो ना भाई, गतिज ऊर्जा के उदाहरण लिखो, उदाहरण लिखो। फेंकी हुई बॉल, उदाहरण लिखो गतिज ऊर्जा के। फेंकी हुई बॉल, बहता हुआ पानी, चलती हुई गाड़ी, तैरता हुआ जहाज, हाँ वो उसके बारे में लिखेंगे, अभी लिख लिए तो। और जो विमान उड़ रहा है गतिज और स्थितिज दोनों का उदाहरण है। वैसे उड़ता हुआ विमान तो गतिज ऊर्जा ही है। विमान के साथ में गतिज और स्थिति दोनों क्यों आई है, क्योंकि एक हाइट पर है, एक निश्चित हाइट पर है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाती है भाई, स्थितिज। और वो वहां से गति कर रहा है तो कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा किस में होगी, जो गति करेगा। जो गति नहीं करेगा उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती। क्लियर। अगला आप हेडिंग डालो स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ई पी बराबर क्या होता है, एम जी एच। एम हमारे पास क्या है, द्रव्यमान। जी हमारे पास क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। एच हमारे पास क्या है, ऊंचाई। द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई। ठीक है। अब देखो कि हमारे पास स्थितिज ऊर्जा आ रही है। एक इसके अंतर्गत और बताऊं, आप अभी नोट मत करना, पहले समझ लो। आप बताओ कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार्य क्या लिखूं, डब्लू। बल बराबर क्या होता है, एम ए इंटू विस्थापन क्या हो गया, एस। ठीक है। तो देखो कि आप ध्यान से कि ऊर्जा और कार्य बराबर ही हो गया, क्योंकि देखो एम तो एम है, इस त्वरण है, तो मैं यदि नीचे से ऊपर की तरफ मैं खींचूंगा, तो ऊपर की तरफ कोई वस्तु खींचूंगा तो कार्य क्या आएगा भाई, गुरुत्वीय त्वरण जी आएगा कि नहीं आएगा। जब मैं ऐसे जा रहा हूं तो त्वरण कौन सा है, ए। और जब ऊपर या नीचे जा रहा है तो कार्य करते समय भी त्वरण कौन सा आएगा, गुरुत्वीय त्वरण जी। और जब ऊपर नीचे जाएंगे तो विस्थापन क्या होगा, ऊंचाई एच। तो बताओ मैं कार्य की जगह भी इसका सूत्र लिख दूंगा, गलत है कि सही है, सेम का सेम ही तो है।
इसीलिए दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल। तो कार्य का सूत्र ऊर्जा में आप आराम से लिख सकते हो, इसमें कहीं तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं आगे कई जगह कहूंगा कि देखो कि 5 सेकंड में 20 मीटर ऊंचाई से 40 लीटर पानी बाहर निकला, तो बताइए शक्ति क्या है? तो शक्ति तो कार्य बटा समय है। तो कार्य के लिए सूत्र क्या है? mgh। कार्य के लिए सूत्र क्या है? mgh। क्योंकि हम ऊंचाई से ला रहे हैं या ऊपर ऊपर भेज रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा? mgh में। इस प्रकार सीधी रोड पे जा रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई? कार्य ma गुणा s। इनमें कोई तकलीफ नहीं, ठीक है, तो नोट कर लो। हो गया, बहुत ही बढ़िया। अगला, अगला ये है हमारे पास कि गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, सॉरी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का मिलाकर कौन सी ऊर्जा बनती है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा उदाहरण लिख लो, उदाहरण नहीं लिखा ना हमने, एग्जाम्पल लिख लो इसके। स्थितिज ऊर्जा का पहला उदाहरण लिखो, ऊंचाई पर स्थित वस्तु जैसे पहाड़ पर ठहरा हुआ पत्थर है, ऊंचाई पर स्थित वस्तु, ठीक है। और बांध में ठहरा पानी, खींचा हुआ धनुष, खींचा हुआ धनुष, बांध में ठहरा पानी, और क्या है? एक, हाँ, स्प्रिंग में संचित ऊर्जा कह दो या एंटन से प्राप्त ऊर्जा। जो स्प्रिंग वाली घड़ी है ना, जो जिसमें चाबी भरते हैं, तो लिख दो स्प्रिंग में एंटन से प्राप्त ऊर्जा। एंटन से, एंटन मतलब मरोड़ से, मरोड़ से जो ऊर्जा प्राप्त होगी, स्प्रिंग में एंटन से प्राप्त ऊर्जा। खींचा हुआ धनुष, एंटन से प्राप्त ऊर्जा, एंटन। चाबी वाली घड़ी नहीं होती है, तो उसमें जो ऊर्जा संचित, आपने सुबह उठ के चाबी भर ली, फिर पूरे दिन घड़ी चलेगी, तो जब आपने चाबी भरी तो कौन सी ऊर्जा संचित हुई? स्थितिज। फिर स्थितिज किस में बदलेगी? गतिज में। उसी हिसाब से सुई क्या होगी? घूमेगी। जब स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी तो हम वापस क्या कर लेंगे? घड़ी भर लेंगे चाबी। यही है मामला। तो एंटन से प्राप्त ऊर्जा, एंटन ये है। मरोड़, एक नोट डाल के लिखो, वायुयान की गति, वायुयान की गति
स्थितिज में गतिज दोनों का उदाहरण है। वायुयान की गति स्थितिज में गतिज दोनों का उदाहरण है। हाइट पर है तो इसलिए स्थिति तो हो ही गया, और वो गति कर रहा है इसलिए कौन सी ऊर्जा हुई, गतिज ऊर्जा। एम वी है कि नहीं है, और हाइट है एम है जी है तो स्थितिज भी है, तो दोनों है। अच्छा एक बताओ और बात, पहाड़ से एक पत्थर गिरता है, तो जब पहाड़ के ऊपर पत्थर स्थित है तो केवल कौन सी ऊर्जा उसमें, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है, जीरो। और जब वो तल पर टच कर रहा होता है, यानी तल के एकदम से जैसे टच किया, उस समय स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, जीरो। और गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम, क्योंकि ऊपर से नीचे आएगा तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। यदि पहाड़ से जैसे मान लो यहां से कोई आपने बॉल छोड़ी, तो यहां बॉल आपने पकड़ रखी है, तो बताओ कौन सी ऊर्जा, केवल स्थितिज, एम जी एच एच है ना, वेग है क्या, नहीं। अब मैंने यहां से इसको छोड़ दिया, तो नीचे तल है, तल पर जैसे बॉल पहुंची, बताओ एच क्या हो गया, जीरो। तो इससे ऊर्जा क्या हो गई, जीरो। और जैसे पहुंची उस समय वेग क्या होता, अधिकतम, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम। ये है, तो गतिज और स्थित ऊर्जा का उदाहरण इस प्रकार है। यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों को मिला के जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा। पैराशूट के अंतर्गत हमारे पास देखो कि यदि सीधी हाइट की तरफ ही जा रहा है तो केवल हमारे पास स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है, गतिज ऊर्जा कम है। ऊपर या नीचे जा रहा है तो पैराशूट कभी भी एक जगह स्थिर नहीं होता है। यदि मान लो ऐसे हवा में एक बिंदु पर स्थिर हो गए ऐसे, तब तो वो कौन सी ऊर्जा रहेगी, केवल स्थितिज। लेकिन वो धीरे 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 नीचे आ रहा है, तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा किस में बदल रही है, गतिज ऊर्जा में। और लेकिन उसका वेग क्या है, कम, इसलिए गतिज ऊर्जा में कम बदल रही है। लेकिन आ तो नीचे रहा पैराशूट। टेस्ट कौन सा कब होगा, ये वाली पीडीएफ डलवा, ये तो डलवा दी ना भाई। एक मिनट, आपका मोबाइल दो, मैं समझा दूं भाई। अरे लो खोल के दो दो दो। आपका नहीं, मुझे उसका चाहिए। इधर आओ। अच्छा एक मिनट भाई, बात आपने देखा नहीं था, तो आप अचानक से ऐसे कैसे बोल दिए कि नहीं डली। आप यही हो सकता है ना भाई, देखा नहीं था, आप नकार कह सकते हैं। सबसे नीचे एक सब्जेक्ट का नाम जुड़ा है, टॉपिक टेस्ट। आपके सीबीटी 1 में नीचे नाम जुड़ा है टॉपिक टेस्ट, उस पर ऐसे क्लिक करोगे तो इसमें आपके पास में जो पहले के टेस्ट डाले हुए हैं वो तो है ही। इसकी कहाँ गई, रुको रुको, एक मिनट भाई, एक मिनट, रामपाल को बुलाना भाई। किसी की नहीं आई, बंद हो गया, आप वापस चलना।
बात कर रहा है ना। हेलो। हेलो। अरे तूने ये टेस्ट की पीडीएफ कहाँ डाली भाई, जो शेड्यूल की? क्या हुआ? गतिज ऊर्जा और स्थिति है, दोनों मिलके क्या बनाती है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का मान सदैव क्या रहेगा? नियत। इसका मतलब यह है कि यदि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? घटेगा। और गतिज ऊर्जा यदि घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। लेकिन कुल मिला के यांत्रिक ऊर्जा क्या रहेगी? नियत। इससे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। गतिज है तो स्थितिज बदल जाएगी, स्थितिज है जो गतिज में, कुल ऊर्जा का मान क्या रहेगा? नियत। इससे अपन क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत।
हो गया। ओके, तो एक हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में। तो अगला है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में देता हूं, आप इसका आंसर प्रदान करें कि द्रव्यमान है हमारे पास 40 ग्राम, वेग है 50 मीटर प्रति सेकंड, गतिज ऊर्जा कितनी है? ये क्वेश्चन है हमारे पास, द्रव्यमान है मेरे पास 20 किलोग्राम, वेग है मेरे पास 54 किलोमीटर पर आवर, और बताइए गतिज ऊर्जा क्या है। दो सवाल है मेरे पास, साधारण भाषा में पूछे हुए सवाल, क्या आप इनके आंसर बताइए। हो गया भाई? एक बटा दो तो ठीक है, एम कितना भाई 40 ग्राम, किलोग्राम बदलना इसलिए हमने किसका भाग दिया, 1000 का। वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर क्या होता है भाई, 50 गुणा 50, ठीक है। तो ये हमारे पास कुल मिला के क्या है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा दिए क्या हो गया 2, 25 इंटू 2 कितना हुआ 50, ये या इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कि इसको आप सोल्व करेंगे तो 1/2 तो 1/2 है, एम कितना है 20 किलोग्राम से लिखा है। अब वी स्क्वायर का मामला है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर प्रति सेकंड बदलना, तो गुणा किससे करोगे 5/18 से, तो 18 से काटा तो कितनी बार गया 3 बार, कुल मिला के कितना है 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 गुणा 15, 15 इंटू 15 225 होते हैं, 225 को 10 से गुणा किया तो कितना है 2250, और 2250 क्या बन गया भाई जूल, यहाँ 2.25 किलो जूल, यही हुआ। ये हमने बेसिक देखा था सवाल कैसा करना है, किसी का डाउट वाला है तो वो पूछ लो, कोई डाउट लेके आए क्या, कोई नहीं है, चलो छोड़ो।
आज मेरी क्लास 1 घंटे ही थी, कल वापस 2 घंटे है। आज कोई सेमिनार था तो इसलिए टाइम टेबल ऊपर नीचे हुए थे। कल आपके संजय सर की भी क्लास हो जाएगी, कल वो आ जाएंगे। क्या उधर से डाउट लेके हूँ, ला भी दे। तुम दोनों रूममेट हो क्या? तो तुझे कैसे बता? ओके ओके ओके। तीनों ही सवाल है, तीनों में से 2 सवाल है, दोनों ही थोड़े से बड़े हैं, डेराइव करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं कल करवा दूं। कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों से एक सही है? हाँ, प्लेनेटरी बॉडी के लिए यानी कि जो ग्रह है, केपलर का नियम सही है। एक ग्रह का ग्रह पाथ 2 केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ अंडाकार होता है। 2 केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ क्या होता है? अंडाकार। ठीक है, एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली ये रेखा एक खंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है। ठीक है, ये एक ही कक्ष अवधि का वर्ग अपने ग्रह पथ के अर्ध प्रमुख दूरी के घन के अनुपातिक है। तीसरा भी ठीक है, कक्ष अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। पहला दूसरा तीसरा तीनों ही तो सही है। तो ऊपर है कौन सा सही नहीं है प्रश्न, ये गड़बड़ है। अरे दादा उसमें कुछ भी लिखा, मैं बोल दूं ना क्या है, क्या सही क्या है? मैंने 3 नियम लिखा है, इसने तीनों ऑप्शन में दिया है, और आंसर इसने का चौथा है, तो इसका मतलब प्रश्न है कौन सा सही नहीं है। 3 तो सही है? हाँ मिस्टेक है। हाँ, क्योंकि तीनों तो मैंने 3 नियम लिखा है, वही एज इट इज है ना भाई। ओके ओके।